अपनी बात को रखने से पहले जिनका खून है, जिनका सोच है, ऐसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, इनके प्रतिमा को नमन करते हुए हमारे देश के जिन्होंने एक बेहतर संविधान बनाया और हम सब लोगों के लड़ने का, झगड़ने का अधिकार दिया, ऐसे शख्स डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका प्रतिमा को नमन करते हुए और यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय, हमारे सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है, तो अपनी वाणी आप लोगों के बीच में रखने से पहले सब लोगों को संविधान की जय कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये किसी नारा का नहीं, किसी जाति का नहीं है, किसी इसका नहीं है, ये व्यवस्था जो है, ये जो मुद्दे के लिए हम बात करें, भारत के संविधान और संविधान का, इसीलिए आपको मैं संविधान पे बोलूंगा, किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई राजकारण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके बीच में सिर्फ संविधान के विषय में बोलने के लिए आया हूँ और ये बोलना इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि आपके मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं हो। आप जानते हो कि 5वीं अनुसूची, हमारे विशेंद्र सर ने कहा 5वीं अनुसूची है क्या। आप तमाम लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूची भारत के 10 राज्यों में लागू है। 6वीं अनुसूची असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में घटना 6वीं अनुसूची, और ये जो 10 राज्य है जिसमें महाराष्ट्र में 5वीं अनुसूची। और इससे बड़ी बात बताना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, 5वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के संशोधन का जो कानून है 368 के तहत में संशोधन के प्रावधान नहीं है। गौर से समझिएगा, लिखे पढ़े लोग हो यहाँ पे, कि जो शासन करता है देश का हो, राज्य का हो, उनको संविधान में संशोधन 5वीं और 6वीं अनुसूची में संशोधन करने की प्रावधान नहीं है। यहाँ से दिमाग लगाना शुरू करो। और ये 5वीं अनुसूची में हमारे महाराष्ट्र के 10 जिला है और 10 के जिले में नॉन ट्राइबल लोग हैं। ये मात्र और मात्र मेलघाट का प्रश्न नहीं है साथियों। हम सब लोगों ने अगर हाँ बोला, एक बोला, हमारा प्रश्न का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि ये पेशा हमारे महाराष्ट्र के 13 जिलों में लागू है और 13 जिलों में जो लागू है 5वीं अनुसूची में निर्णय लेने का संपूर्ण पावर है राज्यपाल को, और राज्यपाल को है, और राज्यपाल को सलाह देने वाले जो हमारे जो शेड्यूल एरिया से, जो अनुसूचित क्षेत्र से जो 25 आमदार जाते, वो माननीय राज्यपाल महोदय को सलाह देता है और उन्हीं की सलाह से ही राज्यपाल महोदय काम करता। देश का राष्ट्रपति भी होगा, आप सब जानते हैं, संविधान के अध्ययन करता है कि अगर देश का राष्ट्रपति को भी काम करना है तो मंत्रिमंडल का सलाह मशवरे से ही काम करता है, उन्हीं की सलाह से काम करता है। और उनको न्याय विशेष सलाह देने के लिए भारत में महान्यायवादी है और राज्य में महाअधिवक्ता है। और ये जो पेशा अलग है और नौकर भर्ती अलग है, रिकॉर्ड कर लिया। 19 अगस्त 2018 को एक अधिसूचना जारी हुआ, उससे पहले भी हुआ, 2014 हुआ, 15 हुआ, 16 भी हुआ, और वो अधिसूचना जारी होने से पहले 2018 में 27 अगस्त 2018 में सलाहकार समिति की बैठक हुई और बैठक में 50वां जो बैठक था उसमें विचार किया गया कि हमको नॉन ट्राइबलों को भी रिजर्वेशन देना है। और वो जो 27 अगस्त 2018 को जो बैठक हुई है उसी की ऑर्डिनेंस 2019 में आया, जो 17 संवर्ग का भर्ती प्रक्रिया। अब आप तमाम लोगों ने बिंदु वाली पढ़े होंगे, उसमें नॉन ट्राइबल लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, बरोबर है कि नहीं? उसमें रिजर्वेशन दिया गया। अब उसकी परिभाषा क्या है? उसके 28 फरवरी यानी 1 फरवरी को महाराष्ट्र शासन ने ऑर्डिनेंस निकाला और उसके बिंदु वाली थे, और बिंदु वाली ने जहां पे 50% से कम है आदिवासियों की संख्या, वहां पे नॉन ट्राइबलों को रिजर्वेशन दिया है। और उस नॉन ट्राइबलों को रिजर्वेशन ना कि स्थानिक को नहीं,
पूरे महाराष्ट्र के नॉन ट्राइबल उस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते, नौकरी में लग सकते, इस तरह का ऑर्डिनेंस है, आप पढ़ लीजिए। स्थानीय को नहीं बोला, स्थानीय की किसी प्रकार की जिक्र नहीं हुई। और जहां पे 50% से ज्यादा है लोक संख्या, वहां पे 100% आदिवासियों से भर्ती होना चाहिए, इस तरह की वो ऑर्डिनेंस है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि राज्यपाल एक घटनात्मक प्रमुख है, राष्ट्रपति घटनात्मक प्रमुख है, विधानसभा के अध्यक्ष घटनात्मक प्रमुख है। सिंधिया ने उद्धव का जब मैटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसको दिया है? किसको दिया है? विधानसभा का अध्यक्ष। अगर वो आमदार आईपीसी सीआरपीसी के किसी भी कानून के तहत अगर उनको मुजरिम ठहराए जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको डिस्क्वालीफाई करते थे, लेकिन वो मामला 75 बंदी कायदे का था करके वो माननीय अध्यक्ष के पास गए। अब एक मान लीजिए प्रकरण कोर्ट में गया, हम तमाम लोग जानते हैं कि कोर्ट में माननीय जज साहब को भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार का हनन करने का राइट्स नहीं है, क्योंकि उनके अधिकार का हनन बोल तो उनको जो घटना का पद दिया है, जो भारतीय संविधान में विशेष अधिकार दिया, उसका उल्लंघन करके सुप्रीम कोर्ट भी सोचता है कि करना क्या है, क्योंकि वो घटनात्मक प्रमुख। और ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया है? 5वीं अनुसूची में 244(1) और 5 में डायरेक्ट लिखा है, संविधान में कुछ भी लिखा होगा, संविधान में कुछ भी लिखा होगा, पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी कायदा लागू करना और रोकने का अधिकार है, ऐसा 5वीं अनुसूची में बोला है। क्या बोला है? कि कुछ भी लिखा होगा आपके संविधान में, हमारे संविधान में। अब हम सब लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह ही है, हम लड़ोगे कैसा? अब हम लोगों की मांग है, अच्छे विषय हमको इसका खिलाफ नहीं है कि भाई हम अगर आप लोगों का नेतृत्व करता है तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे उस क्षेत्र के सभी जाति धर्म वर्गों के लिए आपकी बात रखे, लड़े जुड़े, हमारा प्राथमिक दायित्व है। क्योंकि वोट देने वाला मात्र आदिवासी नहीं है, वोट देने वाला मात्र गोंड नहीं है, वोट देने वाला मात्र बलई नहीं है, वोट देने वाले। क्योंकि हम नेता क्यों चुनते हैं? नेता इसीलिए भी हम चुनते हैं कि हमारी बात लोकसभा और विधानसभा के अंदर रखे, हमारा जो संवैधानिक मुद्दा वो रखे, हमारा मुद्दा रखे कि जैसे को हमारा विकास हो। तो आपका जो मांग है बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन आप उसके मापदंड को समझे कि मुझे बताइए आप लोग, मैं चर्चा करने की बात कि अगर हम मान लीजिए इस भूमि में हमारी जनसंख्या सिर्फ 1% है, 1%, क्या 1% लोगों को 1% रिजर्वेशन मिलेगा? मान लीजिए हमारी इस भूमि में 2% लोगों की संख्या है, तो क्या 2% लोगों को 2% रिजर्वेशन मिलेगा? मान लीजिए हमारे इस भूमि में 3% है हम लोगों की जनसंख्या, क्या 3% रिजर्वेशन मिलेगा? 3% लोगों को 3% रिजर्वेशन देना वो तो 100% रिजर्वेशन है और संविधान का खिलाफ है। हमारे बुद्धिजीवी जानते हैं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम लोगों को किसी प्रकार के रिजर्वेशन चाहिए तो नहीं तो भी हमारा जेने करून हमारी लोक संख्या उनके बराबरी होना चाहिए। क्योंकि आज आप खिलाफ है, ये आप समर्थन है, लेकिन आप ये भी बताना चाहते हैं कि जो 13 जिलों को छोड़ के बाकी के जिले के भी जो बेरोजगार विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, समाज है, जाति है, वो भी इसके खिलाफ है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं आप लोगों को कि ऐसे ही गतिविधि चलते रहा तो मेरा बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि ये पैसा का जो 1700 वर्ग का पद या अनुसूचित क्षेत्र में भर्ती नहीं होगा, रद्द हो जाएगा, किसी के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मात्र हम हमारा सोच रहे,
और भारत के संविधान में ये नहीं दिया है। भारत का संविधान में ये कहते हैं कि इस देश के जो नागरिक है वो हर एक नागरिक के बारे में विचार करना पड़ता है। तो आप लोगों को इस बात को समझना है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा और पूरा क्लियर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ बातें तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नेतृत्व करना है आप तमाम लोगों का, कि जेने करूं कुछ लोग हमारा गलत तो ना। ये तो क्या होता है कि अगर मन्नादार सिंह के कई लोगों में बहन भी है, तो पक्का और पक्का आदिवासियों का है। अरे पक्का आदिवासियों का होता था तो आप लोगों के बीच में नहीं आता था। और आप लोगों के बीच में आने का मकसद यही है सिर्फ दोस्तों साथियों, ये जो भारत के संविधान को पढ़िए और पेशा को पढ़िए, पांचवी अनुसूची को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कौन आपको घुमा रहे हैं और कौन गुमराह कर रहे हैं। और सबसे पहले यहां से जाने के बाद फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए। जो आदमी उसको समझ गया वो जीत गया जंग, और जिसने नहीं समझा वो हार गया। फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जो 16 आर्टिकल 16 पढ़े होगा, अनुच्छेद 16, अनुसूचित 16 का उल्लंघन है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, विशेष के नाम से, निवास के नाम से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भारतीय आर्टिकल 16 में प्रावधान है। तो मान लीजिए हमारे लिए लागू हो गया, तो फिर बाकी के लोगों का क्या? हम मेलघाट वालों के लिए लागू हो गया पैसा, हमारे भाई भूचेन भाई बच्चा है पड़ोस, उनका क्या पीछा? तो ये तो वही सोचेगा कि हमारा जो अनुच्छेद में 16 उसका उल्लंघन किया। और इस संदर्भ में कई पिटीशन है कोर्ट, और कुछ दिन में मेरे ख्याल से अगस्त महीने में पिटीशन का आदेश भी आएगा, और ये जो पैसा का रद्द करने के यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जिम्मेदार होगा, ये सिद्ध होगा, जबकि हमने कुछ नहीं किया। कोई किसी की इसमें भूमिका नहीं। हम तो चाहते कि हमारा हक मिले। तो हक मिलने के लिए हमें संविधान को समझना होगा। हक मिलने के लिए हमको इस देश की व्यवस्था को समझना होगा। हक मिलने के लिए हमको हमारे नेतृत्वकर्ताओं को समझना होगा, तब जाके हमको हक मिलेगा। तो कल जाके मैं भी बोलूंगा आप सब लोग मेरे साथ आइए, मैं दिला के रहूंगा, और ये गतिविधि होगा, हक मिलेगा। क्योंकि ये पूरा विषय है संवैधानिक मामला। कोई हम लोग निवेदन देने से या मोर्चा करने से, रैली करने से, जेल जाने से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आदिवासी लोगों को शायद पैसा पड़े होंगे अच्छे से, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि भाई आदिवासी क्षेत्र में जो बाहर से आते नौकरी करने के लिए, वो यहाँ पे जगह पे रहता नहीं है, उनको उनकी भाषा आता नहीं है, उनकी बोली भाषा उनको समझता नहीं है करके वो आज भी आजाद होने के बाद भी उनके विकास नहीं हो रहे, तो क्यों ना करे, उनका काम उन्हीं को कुछ बनाए, ये उद्देश्य को लेकर पैसा लाया गया। किस उद्देश्य को लेकर? कि आदिवासी की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को नहीं समझते, इसलिए उस कानून को लिखा। अब हमें फाइम भाई बोल रहे, फाइम भाई में भी है कि भाई अगर मुस्लिम समुदाय है, अब सोचिए ना, मुस्लिम समुदाय, बुरा मत मानिए कि मुस्लिम समुदाय को देश में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, तो आप सोचिए ये पॉसिबल है? विरोध में नहीं बोल रहा हूं मैं, संवैधानिक बात बोल रहा हूं। इसको भी समझे नहीं तो कोई लोग बोलेंगे नहीं वर्णाधार से विरोध होगा। एक मान लीजिए कि हमारा दिल्ली समाज यहाँ पे 2 ही घर है, तो क्या मान लीजिए रिजर्वेशन होगा? तो पहले हम लोगों को ये जानना है कि इस क्षेत्र में हमारी कितनी जाति है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं हम, और उसके साथ में क्या प्रोविजन है भारत के संविधान में। आदिवासियों के नहीं, सबके लिए पिक्चर खत्म हो जाए, क्योंकि हर कोई संविधान जान रहे हैं, हर कोई इस देश की व्यवस्था को जान रहे हैं। और अगर आपको रिजर्वेशन अगर कोई दिला सकता है तो फिर वो है मात्र और मात्र राज्यपाल महोदय और अनुसूचित क्षेत्र से जो लोग जाते सलाहकार समिति जो हमारा आमदा है, वो लोग दे सकते हैं। और वो लोग भी संविधान के दायरे में ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी घटनात्मक प्रमुख का
उसको घटनात्मक प्रमुख में जो बैठे हैं, चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का तो भूमिका है कि संविधान का संरक्षण करना, लोगों के अधिकार का संरक्षण करना। अगर मान लीजिए कि इस देश का कोई भी घटनात्मक प्रमुख अगर उसके खिलाफ में जाता होगा कि संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है सिर्फ और सिर्फ मात्र फंडामेंटल राइट्स, तो आपका मुद्दों को समझने के लिए फंडामेंटल राइट को समझिए आप, कि ना कि आप ऐसा रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। भैया ये विनती वाला विषय नहीं है, तो मैं भी बोल दूंगा बिल भाड़ के जा, दे दिया तुमको, मेरे साथ रहो। ये भीख मांगने वाली चीज नहीं, और कोई आपको भीख में देगा नहीं। तो आपको मांगना है तो एकमात्र ग्रंथ है भारतीय संविधान को समझो, तब जाके आपके प्रश्न का हल होगा। नहीं तो हमारे जैसे कई लोग आएंगे आपके बीच में, बात रखते बैठेंगे और आप तालियां बजाते रहेंगे। कभी कभी तो मेरे को डाउट ये भी होता है कि सही में आप ताली बजा रहे तो सही में लोग समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अपने मेलघाट का स्थिति क्या है कि आगे वाले ताली बजाते तो पीछे वाले भी बजाते। हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं साला मन्ना दास में तो बरोबर बोल के गाया करके सब लोगों ने ताली बजाया, और हम भी उसमें चने के खाड़ में चढ़ जाते हैं, और बाद में देखा तो सारा पिक्चर कुछ नहीं था। ये बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में यही हो रहा है, हम बात को नहीं समझते, हम जोश और जुनून में आ जाते हैं, और ये मुद्दा जोश और जुनून का नहीं है। ये मुद्दा मात्र संविधान का है, उसके बिगड़ कुछ भी नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे ना, तो इसके बाद यहाँ से सोच के जाइए और सब लोग संविधान को पढ़िए और पैसा को भी पढ़िए, तब जाके आपको समझिएगा। आप वन अधिकार कानून जानते हो, जो वन अधिकार कानून के तहत हमको पट्टे का प्रावधान है, खेती जोतने का प्रावधान है, हमको जंगल वन उपज लाने की प्रावधान है। आदिवासियों को सिर्फ 2005 का पुरावा लगता है पहले का, और नॉन ट्राइबल को 75 साल का पुरावा लगता है, 3 पीढ़ी का। कहां से लाओगे भाई? उस जमाने में तो कोई लिखा पढ़ा नहीं होता। मान लीजिए साले लागू कर दिया इन्होंने और 3 पीढ़ी का लाए, तो वैसे बैंक लोग आप पता। ये सब चीजें होगा हमारे मुद्दों के साथ। और अंत में जाते जाते यही बोलते जाऊंगा आपको, मैं बिल्कुल आपका खिलाफ नहीं हूँ साथियों, सिर्फ आप तमाम लोगों से यही विनती करने आया कि बस और बस लास्ट में यही कहना चाहता है यार कि भारतीय संविधान को समझो, भारतीय संविधान को समझा तो सब समझ जाओगे आप, क्योंकि मन्ना राष्ट्र हम संविधान में जो लिखे हैं उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आपका मुद्दा भी संविधान नहीं है, आपका मुद्दा कोई नेता नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। साथ मुझे बताइए, अगर सत्ते में सब पार्टी है वो ला भी लेंगे, किसी आदमी को समझ में आएगी कि गड़बड़ हो गया है, अगर वो छोड़ गए तो फिर भी होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम लोगों को संविधान को समझना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति इसलिए इस तरह का ऑर्डिनेंस निकालता है, इस तरह का कानून आदिवासी क्षेत्र में देता है। हमारे यूपीएससी और यूपीएससी के पढ़ने वाले साथियों को मालूम है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को विशेष प्रावधान दिया है आदिवासी की संरक्षण सुरक्षा की, उनके उन्नति और विकास की, ताकि उन्होंने कानून बनाया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका है, हम लोगों का नहीं है। तो इसको आपको समझना होगा, करके हमारे मीडिया के साथियों को भी विनती है, तो आराम धड़ाम कुछ लिख देगा तो जो इधर अभी घर पे बैठे होंगे हमारे खिलाफ हो जाएगा कि नहीं सब उपस्थित था, सब दे दिया पिक्चर, अब होगा कुछ नहीं। तो मीडिया के साथियों से विनती है कि तो कल जाकर हमें आपके खिलाफ भी ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा रवि भैया, क्योंकि संवैधानिक मसला है। अब कई लोग हम यहाँ आ रहे तो खिलाफ है, अबे क्या कर रहे हैं, तो समाज का सब आरक्षण बांटने जा रहे हैं क्या? आप लोग भी जानते हैं कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर किस तरह से गतिविधि चल रहा है। कई लोग में भय में कि यहाँ पे चेयर में बैठे हुए लोग सब दोषी है उसका, तो आदिवासियों के खंडे में बंदूक रख के वार चालू है, और आपको भी लग रहा है इनके खंडे में बंदूक लगा तो अपना काम हो जाएगा। नहीं भैया, बंदूक का निशाना बरोबर नहीं लग रहा करके समस्या हम लोगों का। तो बंदूक का निशाना सही से लगेगा तो गोली बरोबर लगेगा, गोली लगेगा तो हमारा काम कामयाब होगा।
ये संवैधानिक पेज है, इसको संवैधानिक आदमी निराकरण कर सकते हैं, उसके व्यतिरिक्त कोई नहीं कर सकते। ये आपके बीच में रख के अपने 2 शब्दों के यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद मन्ना जी।